हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप सब अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 5 अप्रैल 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी 2025 एज वेल एज 2026। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इन करंट अफेयर्स में से अगर कहीं पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं, और अगर कहीं पर मेंस आंसर राइटिंग में आपने इस डाटा का इस्तेमाल करना है जो हम इन करंट अफेयर्स में पढ़ने वाले हैं, तो आप वो कैसे कर सकते हैं ताकि आप एक इफेक्टिव आंसर लिखकर तैयार कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकें, अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो काफ़ी कुछ है आज के सेशन में सीखने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू वी बिगिन 5 अप्रैल 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। चलें पहली न्यूज़ देखते हैं। तो पहला समाचार यह है, चाइना अनाउंस्ड दैट इट विल इम्पोज 34% टैरिफ ऑन ऑल इम्पोर्ट्स फ्रॉम यूएस। यानी कि चाइना ने ये घोषणा करी है कि वो अमेरिका से जितना भी सामान इंपोर्ट करता है उसके ऊपर अब वो 34% इम्पोर्ट टैक्स या फिर टैरिफ लगाने वाला है। मतलब ये कि अगर पहले चाइना अमेरिका से कोई चीज़ मंगवाता था और वो चाइना में 100 रुपये में बिक रही थी, तो अब वही चीज़ जो है 100 की जगह पे 134 रुपीज़ में बिकेगी, ये 34% टैरिफ लगने के बाद में। अब ये टैरिफ लगाया क्यों गया है? तो इसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया भर के जितने भी देश हैं जिनके साथ में अमेरिका व्यापार करता है उन सब के ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं। टैरिफ्स का मतलब क्या होता है? अमेरिका जितने भी देशों से सामान इंपोर्ट करता है, जितने भी देश अमेरिका को सामान इंपोर्ट करते हैं, तो पहले उनके ऊपर कोई एक X% ऑफ टैक्स लग रहा था। अब ट्रंप का कहना यह है कि ये टैक्स बहुत कम है, तो फिर हम इसको बढ़ा रहे हैं। इसमें एक सर्टेन % ऑफ इंक्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं। जैसे पहले अगर किसी देश से 10% टैक्स जो भी सामान मंगवाया जा रहा था, अगर उसके ऊपर 10% टैक्स लग रहा था, तो ट्रंप ने बढ़ा के किसी देश के साथ में 20% कर दिया, किसी के साथ में 15% कर दिया, किसी के साथ में 25% कर दिया, इस तरीके से। अब क्योंकि चाइना जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा ड्राइवर है, और जिस तरीके से चाइना एक पावर के तौर पर इमर्ज कर रहा है, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो अमेरिका जो है उसको ये चीज़ नागवारा गुजर रही है। तो ट्रंप का ये कहना है कि चाइना जो है कहीं ना कहीं हमसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, और उस तरीके का फ़ायदा ट्रेड में हमको नहीं मिल पाता जिस तरह से वो हमारे ऊपर या फिर हमारा सामान जो खरीद रहा है उसके ऊपर जो टैरिफ लगा रहा है, जो टैक्स लगा रहा है, उतना टैक्स हम लोग चाइना से आने वाले सामान के ऊपर नहीं लगा रहे, और इसके चलते कहीं ना कहीं चाइना को एक अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर बात पे चाइना के ऊपर ट्रंप ने 34% टैक्स लगा दिया था, जो भी सामान चाइना से इंपोर्ट होकर अमेरिका में आ रहा था। अब उसी को काउंटर करने के लिए चाइना ने भी टिट फॉर टैट करते हुए 34% टैरिफ या 34% टैक्स उन सारे सामानों के ऊपर लगा दिया है जो सारा का सारा सामान चाइना अमेरिका से इंपोर्ट करता है। तो वही बात इन्होंने कही भी है कि 34% टैक्स जो ट्रंप ने चाइना के ऊपर लगाया है, उसके रिटेलिएशन में हम लोग ये 34% जो है सारे के सारे इंपोर्ट जो भी हम लोग यूएस से करते हैं उसके ऊपर ये टैक्स लगा रहे हैं। अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं होने वाली है। इनफैक्ट मैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं आपको आगे की भी बात बता सकता हूँ कि इसके जवाब में ट्रंप ने चाइना के ऊपर और ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, चाइना ने उसके काउंटर में अमेरिका के ऊपर और ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, और उसको काउंटर करने के लिए ट्रंप ने इनके ऊपर फिर टैक्स लगा दिया। तो हाल फिलहाल इनके ऊपर लगभग 125% के आसपास का टैक्स लगा हुआ है, या 125 नहीं 144% का टैक्स लगा हुआ है। लगभग 144% का टैक्स लगा हुआ है चाइना के ऊपर, और चाइना ने इसको काउंटर रिटेलिएट करते हुए लगभग 125% का टैक्स लगा दिया। अब क्योंकि ट्रंप का जो पहला टर्म आया था उसमें भी ये ट्रेड वॉर इसी तरह से चला था। साल भर चाइना अमेरिका के ऊपर टैक्स बढ़ा रहा था, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका चाइना के ऊपर टैक्स बढ़ा रहा था ट्रंप के टाइम पीरियड पे, फिर वो बढ़ा रहे थे, इस तरीके से ये ट्रेड वॉर लगभग 1-1.5 साल चला था। तो अमेरिका वालों को पता है कि ये बात अभी लंबी खिंचनी है, ट्रंप इसमें कम से कम पीछे हटेगा नहीं, और इकोनॉमिकली इनको ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो इस बात को समझते हुए इन्होंने अमेरिका को चोट देने के लिए एक और जो है योजना बनाई है, एक और तुरुप का इक्का जो है बाहर निकाल के फेंका है। अब बीजिंग ने ये बोला है कि इट विल इम्पोज मोर एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन रेयर अर्थ्स विच आर मटेरियल यूज्ड इन हाई टेक प्रोडक्ट्स लाइक कंप्यूटर चिप्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रेयर अर्थ का मतलब क्या होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल
खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए या फिर इंटीग्रेटेड चिप्स बनाने के लिए किया जाता है। चाहे आप आपके जो एप्पल के कंप्यूटर्स हैं उनकी चिप्स की बात कर लो, चाहे टेस्ला की जो गाड़ियां हैं उनकी चिप्स की बात कर लो, चाहे आपके स्पेस क्राफ्ट या फिर इसकी बात कर लो, चाहे एविएशन की बात कर लो, दुनिया में जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इस्तेमाल होता है वहाँ पे आईसी चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये आईसी चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट इस्तेमाल में आते हैं। अब दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा सप्लायर चाइना है और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल करने वाली जितनी भी आपकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो क्योंकि चाइना वालों को पता है कि ट्रंप के साथ में अब ये टैरिफ वॉर बहुत लंबा चलने वाला है, थोड़ा सा टैरिफ ये लगाएंगे फिर ये लगाएंगे फिर ये लगाएंगे फिर ये लगाएंगे, तो ये तो चलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं खबर थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो एक के ऊपर 144% टैक्स लगा चुका है और दूसरा एक के ऊपर 125% टैक्स लगा चुका है। तो इस पर्टिकुलर परिस्थिति को काउंटर करने के लिए चाइना वालों ने ये बोला है कि भाई हम जो हैं अब दूसरे तरह से अमेरिका की कलाई को मरोड़ेंगे। रेयर अर्थ का जितने भी एलिमेंट्स हैं इसकी सप्लाई अब हम लोग कर देंगे कम। रेयर अर्थ के एलिमेंट की सप्लाई कम करने का मतलब है यूएस की जितनी भी आपकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया, IBM हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग की ऐसी की तैसी हो जाएगी। अगर रेयर अर्थ एलिमेंट कम आ रहे हैं इसका मतलब जिस चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है उसके दाम और उसकी डिमांड अगर बढ़ रही है या फिर डिमांड कांस्टेंट बनी हुई है तो उसकी जो रेट है, उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। ऐसे में होगा ये कि अमेरिका में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाया जा रहा है वो महंगा बिकेगा और अगर वो उसको बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं तो फिर वो भी महंगा बिकेगा। इस तरीके से चाइना इनके ऊपर टैरिफ ना लगाकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई को कम कर भी जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अमेरिका को चोट पहुँचाने की कोशिश कर सकता है और या फिर एक तरीके से वो उनको मजबूर कर सकता है कि ये जो टैरिफ का वॉर आप हमारे साथ खेल रहे हो इसको बंद करो। तो ये तो जो है अपनी न्यूज़ है कि इस तरीके से अमेरिका और चाइना एक दूसरे के साथ टैरिफ वॉर लड़ रहे हैं और चाइना ने अपना दूसरा तुरुप का इक्का निकाल दिया है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स वगैरह की सप्लाई को भी जो है वो अब कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर वही है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। तो वो अगर कंट्रोल करेगा तो उससे हाहाकार मचेगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकल सामान की कमी पड़ेगी, अमेरिका के ऊपर उतना ज़्यादा दबाव बनेगा और उस दबाव को काउंटर करने के लिए अल्टीमेटली उनको चाइना के साथ में टेबल पे बैठना पड़ेगा, ऐसा चाइना वालों का मानना है और वही सोचकर ये लोग इस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ वगैरह भी एम्प्लॉय कर रहे हैं। अब ये जो पूरी की पूरी खबर है इसमें एज सच अपने लिए काम का कुछ नहीं है, मगर आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग लग जाए कि ट्रेड वॉर क्या होता है, टैरिफ्स किस तरह से काम करते हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ में ये खबर शेयर करी है। अब इस खबर का दूसरा हिस्सा जो अपने लिए काम का है या यूपीएससी में जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जिन मिनरल्स के ऊपर या जिन रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर चाइना उनकी सप्लाई को कंट्रोल करने वाला है उसमें से एक मिनरल का नाम है सेमेरियम और उससे बनने वाले जो भी कंपाउंड्स हैं, सेमेरियम का या फिर इससे बने हुए कंपाउंड्स का इस्तेमाल खास तौर पर एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में होता है। इसको कंट्रोल करने की पीछे की वजह यह है इलॉन मस्क जो टेस्ला के साथ साथ स्पेस एक्स का भी मालिक है और स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफ़ी बड़े लेवल पर जो है वो बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो उनकी कंपनी जो है उसको नुकसान होगा, इसके साथ ही साथ जो दूसरी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं इलॉन मस्क के अलावा स्पेस एक्स के में जो काम कर रहे हैं, इसके अलावा बोइंग हो गया या इस तरीके की और दूसरी जो कंपनियां हो गई। डिफेंस सेक्टर अमेरिका क्योंकि उसका जो प्राइमरीली जो अमेरिका की कमाई होती है वो वेपन्स बेचकर होती है, वो दुनिया भर में जो है वेपन्स की सप्लाई करता है। अब अगर सेमेरियम की सप्लाई अगर चाइना से कम हो जाएगी तो उसकी जो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर असर पड़ेगा। वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर असर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है उनकी सेल के ऊपर भी असर पड़ेगा, उसकी सेल के ऊपर असर पड़ेगा तो अंकल सैम जो डॉलर्स कमाते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं चोट लगेगी। एक तो ये इनका प्लान है चीनियों का, जो अच्छा प्लान है अगर आप स्ट्रैटेजिकली सोचें। दूसरा गैडोलिनियम नाम का एक ये एलिमेंट है, गैडोलिनियम, इतना खतरनाक तो इसकी स्पेलिंग है कि आपकी ज़बान घूम जाए। तो ये जो आप एलिमेंट है इसका इस्तेमाल MRI स्कैन्स बनाने में किया जाता है और इसी तरीके के जो दूसरे भी आपके मेडिकल डिवाइसेस हैं उसमें भी गैडोलिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो रेयर एलिमेंट्स हैं जिनको खास तौर पर अमेरिका प्रचुर मात्रा में चाइना से खरीदता है। अब चाइना ने बोला ठीक है टैरिफ वॉर लड़ना है लड़ लो, मगर अल्टीमेटली हम
हम इसकी सप्लाई जो है उसको कम कर देंगे। और सप्लाई कम करना किसी भी तरीके से किसी ट्रेड लॉ का जो है वायलेशन नहीं है, तो इसलिए अमेरिका चाइना को एक्यूज़ भी नहीं कर सकता कि वो उनकी कलाई मरोड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो ऐसा करके अमेरिकन इकोनॉमी को चाइना अपनी तरफ से जो नुकसान कर सकता है वो करने की प्रचुर कोशिश कर रहा है। तो अब हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, सेमेरियम क्या होता है और गैडोलिनियम क्या होता है, एक तो ये सवाल पूछा जा सकता है। अपने को याद रखना है कि सेमेरियम और गैडोलिनियम क्या चीज़ होती है, किस बला का नाम है। ये हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स जिनमें से एक का इस्तेमाल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में होता है, और दूसरे का इस्तेमाल MRI स्कैन्स वगैरह बनाने में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनकर तैयार होता है। UPSC 2025 एज वेल एज 2026 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अपने को याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है जी, इसको याद रखना है। तो ये अपनी पहली न्यूज़ है, इसमें से ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो अपने को अगर हम लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अपने को याद रखना है। और ना सिर्फ UPSC, इसके अलावा और भी जो दूसरे एग्जामिनेशंस हैं, SSC हो गया, डिफेंस के एग्जामिनेशंस हो गए, हर जगहों पर यहाँ से क्वेश्चन आने की अच्छी खासी संभावना बनती है। तो ये आपका चाइना और अमेरिका का ट्रेड वॉर, और उसके चलते ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जिनके बारे में अपने को नॉलेज रखना है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर। चले नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इसमें अब हम लोग हमारी जो ये 18वीं लोकसभा है, 2024 में जो इलेक्शंस हुए थे उसके तहत में जो 18वीं लोकसभा का गठन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसका पहला बजट सेशन कंक्लूड हुआ है। इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हमको करनी है। सबसे पहले तो बजट सेशन का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। बजट सेशन में आपका जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए यूनियन बजट लाया जाता है, जिसमें साल भर सरकार के क्या खर्चे रहने वाले हैं और भी बाकी जितनी भी उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, क्या नई स्कीम शुरू होंगी, क्या नए प्रोजेक्ट्स लाएंगे, क्या एस्टीमेट होगा रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का, वो सारी चीज़ें जो हैं संसद के सामने रखा जाता है। इसी सेशन में फिर जो भी आपके उस वक्त में ज्वलंत मुद्दे होते हैं, विपक्ष उन मुद्दों को भी उठाता है, सरकार को घेरने की कोशिश करता है, प्लस साथ ही साथ सरकार जो भी अपने ज़रूरी दूसरे कानून होते हैं उनको पास करवाने की भी कोशिश इस सेशन में करती है। तो 18वीं जो लोकसभा है उसका जो पहला बजट का सेशन है वो रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी के साथ में खत्म हुआ है, ये अपना समाचार है। जनरली अपन ये सुनते हैं कि लोकसभा का सत्र जो है वो पूरा का पूरा वॉश आउट हो गया, लोकसभा अनिश्चित काल के लिए जो है स्थगित कर दी गई, राज्यसभा से फलाने लोग जो है वॉकआउट कर गए, ठिकाने ने जो है एक पे कुर्सी फेंक के मार दी। मजाक में कह रहा हूँ, कुर्सी फेंक के मार दी नहीं, मतलब कुछ कह दिया, आपत्तिजनक बात कर दी, इस तरीके से। तो इस तरीके की खबरें जो हैं आती रहती हैं। मगर ये भी अपने आप में एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि लोकसभा में जो है रिकॉर्ड या लोकसभा में या फिर फॉर दैट मैटर पार्लियामेंट में जो है आपको रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी देखने के लिए मिल रही है। लोकसभा ने 118% काम किया है, यानी कि जितना इनसे एक्सपेक्टेड था उससे 18% ज़्यादा जो है इन्होंने अपना आउटपुट दिया है। और इसी तरह से राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो वो लगभग 119% के करीब रही है। ज़बरदस्त डिबेट्स हुई, बढ़िया तर्क वितर्क हुए। इसके अलावा आपकी सरकार की तरफ से होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है सरकार का जो भी पक्ष था वो संसद के सामने रखा, विपक्ष ने भी इनको घेरने की पूरी तरह से कोशिश करी, बजट भी पास हुआ और भी काफ़ी सारे बिल्स वगैरह आए, वक्फ का जो बिल था वो पास हो गया और भी इस तरीके की दूसरी चीज़ें हुई। तो काफ़ी कुछ जो है इस सेशन में हुआ है, काफ़ी प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिली है। अब ये समाचार एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जाहिर सी बात है UPSC तो ये नहीं पूछने वाली कि कितनी प्रोडक्टिविटी रही है, कितनी प्रोडक्टिविटी नहीं रही है। रेलवे के एग्जामिनेशन में आ सकता है, जो आपका NTPC का पेपर है और इसके अलावा जो लोको पायलट के पेपर वगैरह हैं, इस तरीके के जो एग्जामिनेशन है उसमें पूछा जा सकता है कि क्या प्रोडक्टिविटी थी क्या नहीं थी। मगर ये न्यूज़ शेयर करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव है मेंस में, जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी को लेकर या फिर अकाउंटेबिलिटी को लेकर अगर बात आती है या फिर परफॉर्मेंस को लेकर बात आती है, तो फिर आप इस एग्जांपल को कोट कर सकते हैं कि अगर लीडरशिप में दम हो तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में जिससे जनरली प्रोडक्टिविटी की बहुत ज़्यादा अपेक्षा लोग नहीं करते हैं, जो जनरली जितना प्रोडक्टिविटी देनी चाहिए शायद उतना प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं करता, वो भी अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा बेहतर काम करने लगता है, आप आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है, रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी मिलने लगती है अगर आपके पास में एक इफेक्टिव लीडर हो और उसको काम करवाना आता हो। वक्फ का बिल जो है वो इन्होंने पास करवा लिया और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें करवा ली। तो कहीं ना कहीं इससे साबित होता है लीडरशिप जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप कितना का रोल जो है वो कितना कैपेबल होता है। अगर आपके लीडरशिप में दम है तो जाहिर सी बात है आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स
देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। और लोकसभा की रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी, राज्यसभा की रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी बजट सेशन में अपने आप में इसका एक उदाहरण है। चलें नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। चलें नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इन अ फर्स्ट, the National Aerospace Laboratories, a council of scientific and industrial research body, has signed a technology transfer agreement with a private company to manufacture trainer airplanes in India. It will be the first time that aircraft will be manufactured in India based on technology fully designed and developed indigenously. मतलब ये कि CSIR करके एक अपना इंस्टीट्यूशन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR के अंडर में आने वाली एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज़। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज़ ने एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी के साथ में साइन किया है। उसमें उन्होंने ये बोला है, NAL वालों ने या नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज़ वालों ने ये बोला है कि भैया एरोप्लेन बनाने की हमारे पास में एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी हम आपको देते हैं और इसकी मदद से जो मैन्युफैक्चरिंग है आप इसकी शुरू कर सकते हो। बात को समझिएगा, क्या कहानी है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज़ CSIR के अंडर में आने वाली एक बॉडी है। इन लोगों ने एक टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी अपनी डेवलप करी थी और उसकी आपके एरोप्लेन को बनाने की। अब ये जो इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, भारत में बनी हुई है टेक्नोलॉजी, इन्होंने डेवलप कर ली, मगर ये बेसिकली एक लेबोरेटरी है, ये एक बेसिकली एक सरकारी इंस्टीट्यूट है। इसके पास में उतनी आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो मास लेवल पर उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर बल्क में आपके एरोप्लेन्स वगैरह का प्रोडक्शन शुरू कर दें। तो अब उस प्रोडक्शन को करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के साथ में एग्रीमेंट किया कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये हम तुम्हें देते हैं। हाँ, इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब तुम जो है इस एरोप्लेन का जो है, इस ट्रेनर एरोप्लेन का मतलब जिसका इस्तेमाल आपके जो पायलट्स होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए किया जाता है, इस ट्रेनर एरोप्लेन्स का मैन्युफैक्चरिंग जो है आप शुरू करो। अब ये समाचार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में ऐसे आपके एरोप्लेन्स या एयरक्राफ्ट वगैरह को मैन्युफैक्चर किया जाएगा जो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर बने हैं, उस डिज़ाइन के ऊपर बने हैं जो पूरी तरीके से भारत में डेवलप की गई है, भारत की एक पब्लिक सेक्टर बॉडी के तहत के द्वारा जो है बनाई गई है। तो इसलिए ये न्यूज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपका जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात PM करते हैं उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की दिशा में जो है एक बहुत सार्थक कदम है। इसलिए ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। UPSC में हाई चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 2025 में आने की अच्छी खासी प्रबल संभावना है, ना सिर्फ सिविल सर्विसेज में, इसके अलावा और भी जो दूसरे एग्जामिनेशंस हैं 2026 में भी पूछा जा सकता है। यू नेवर नो, क्योंकि 2-2.5 साल के करंट अफेयर वो लोग उठा के पूछते हैं। तो अभी की जितनी भी खबरें हैं वो सिर्फ 25 के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो 26 का भी जो सिविल सर्विसेज का पेपर होगा उसमें भी जो है ये पूछा जा सकता है। तो इसके लिए भी अपने को ध्यान में रखना है और उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्या समाचार है, CSIR के तहत में आने वाली एक बॉडी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर बने हुए ट्रेनर एरोप्लेन्स को जो है तुम बनाओगे और इसी के साथ में भारत में पहली बार हमारी खुद की टेक्नोलॉजी जो देश में बनी हुई है, हमारी खुद की डिज़ाइन के ऊपर बने हुए एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन्स मैन्युफैक्चर होंगे। अब इस एग्रीमेंट के तहत में हंसा 3NG करके एक एयरक्राफ्ट है, हंसा 3NG करके एक एयरक्राफ्ट है जो 2 सीटर एयरक्राफ्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। अब ये जो हंसा 3NG है ये बेसिकली नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने 1998 में एक हंसा करके प्लेन बनाया था, फोटोग्राफ मैंने यहाँ पे लगा रखी है। तो ये हंसा करके जो प्लेन था इसी को और ज़्यादा फर्दर डेवलप किया गया, करते 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 उसका एक सबसे अभी एडवांस वर्जन जो है ये हंसा 3NG के नाम से जो है जाना जाता है और इसी की जो है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करवाई जाएगी। तो याद रखना है हंसा 3NG एयरक्राफ्ट जो है, जो 2 सीटर एयरक्राफ्ट है जिसमें 2 सीट्स हैं, एक आपके उड़ाने वाले का जो आपका पायलट है और एक उसके साथ में जो उसको सिखा रहा है, या फिर जो सिखा रहा है वो भी उड़ा सकता है और पायलट आपका साइड में बैठकर देखेगा कि भैया कैसे क्या सारा एरोप्लेन जो है उसको चलाया जाता है। तो इस तरीके से ये हंसा एयरक्राफ्ट जो है, इसकी हंसा एयरक्राफ्ट जो 1998 में डेवलप किया गया था NAL के द्वारा, उसके अभी का जो सबसे एडवांस वर्जन है हंसा 3NG जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इस पर्टिकुलर पूरा का पूरा जो आपका ये प्रोग्राम है या इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जो स्कीम है इसके तहत में की जाएगी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, इसलिए इसको अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 6 अप्रैल 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, मेहनत करते रहें
और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। जय हिंद।